बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है हम फार्माकोलॉजी का फार्मेसी टेक्नीशियन चैप्टर नंबर 3 शुरू कर रहे हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो मैं ओवरव्यू फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ चुका है, तो ओवरऑल मैं आपको समरी बता देता हूँ। ये हम कई दफ़ा पढ़ चुके हैं। देखिए, हमारा नर्वस सिस्टम को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में तो वही दो ही चीज़ें होती हैं, स्पाइनल कार्ड और ब्रेन। इसी तरह जब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो कि नर्व पर मुश्तमिल होता है, सेंसरी पार्ट होता है और एक मोटर पार्ट होता है। मोटर पार्ट के दो हिस्से होते हैं, एक होता है जो सोमैटिक सिस्टम कहलाता है और ऑटोनोमिक सिस्टम कहलाता है। सोमैटिक जो होता है ना, वो एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है जो हमारे कंट्रोल में होती हैं, और जो कंट्रोल में नहीं होती ये उनको कंट्रोल नहीं करता। और ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम में वो नर्व शामिल होते हैं जो उन एक्टिविटीज़ को ये कंट्रोल करता है जिनका जो हमारी विल के कंट्रोल में नहीं होते, यानी कि ये इनवॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करता है। फिर इसे फर्दर डिवाइडेड किया गया। एक का नाम है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा का नाम है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम मेन इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। बहरहाल जो भी है, आपने देखिए ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो है कि वो ये लफ्ज़ है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोमेटिक मतलब लफ्ज़ कहाँ से निकला है? ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक का मतलब क्या होता है कि ऐसी चीज़ जो खुद कार हो। मसलन जैसे अगर आप यहाँ एक कमरे में खड़े हैं, आपके सामने कोई शेर, लाइन वगैरह या कोई जंगली कुत्ता आ जाता है, वहशी कुत्ता आ जाता है, तो आपकी क्या सिचुएशन होगी? आपके दिल की धड़कन तेज़ हो जाएगी, आपकी रेस्पिरेशन तेज़ हो जाएगी, आपकी आंखों का साइज जो है ना पीपल, ये बढ़ जाएगा। ठीक है, आपकी ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, आपका जीआईटी स्लो हो जाएगा, स्टॉमक सिक्रीशन पैदा कम कर देगा, मुंह खुश्क हो जाएगा, आंखें भी क्या हो जाएंगी? खुश्क हो जाएंगी। तो ये खुद ब खुद हुआ है, ये खुद ब खुद आपको शेर को देखा और ये प्रोड्यूस हो गई। ठीक है, तो इसी तरह तो ये यानी कि ये जो एक्टिविटीज़ जिसे मैंने बताया ना, ये सिंपैथेटिक के वो सिम्टम्स होते हैं। और पैरासिम्पैथेटिक के बिल्कुल अपोजिट होते हैं, यानी कि ब्लड प्रेशर भी कम होगा, रेस्पिरेशन भी कम होगी और लैक्रिमेशन ज़्यादा होगी, डाइजेशन का अमल तेज़ हो जाएगा, इंटेस्टाइन की, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इनकी मूवमेंट जो होगी वो ज़्यादा हो जाएगी। इनकी मूवमेंट जो होगी ना, वो क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। ओके, तो ये आपके पास हो गया। और अब हमने ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में ये पढ़ना है। देखिए जी, ये एंडोक्राइन के साथ कंबाइन होकर काम करता है और करता क्या? रेगुलेट करता है और इंटीग्रेट करता है। मतलब जैसे मेरे जिसम में रेगुलेशन चाहिए, इंटीग्रेशन चाहिए, तो बॉडी फंक्शन को ये रेगुलेट करता है और इंटीग्रेट करता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड इनवॉलंटरी, इसलिए इसको हम इनवॉलंटरी नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। तो बेसिकली जब भी हम नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे या फार्माकोलॉजी में पढ़ेंगे, तो हमें ये थ्योरी आना चाहिए, हमें समझना चाहिए कि पहले न्यूरॉन क्या होते हैं। देखिए, मैंने पहले कह दिया कि न्यूरॉन इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। इसका मतलब जो भी ब्रेन है, जितनी भी नर्व है, वो किससे बनी होगी? न्यूरॉन से। और न्यूरॉन की जो जमा होती है वो नर्व होती है। तो अब हम देखते हैं कि न्यूरॉन बेसिकली है क्या। देखिए, इसके जो स्ट्रक्चर, अनाटोमी देखते हैं। देखिए, न्यूरॉन के 3 हिस्से हैं। एक इसका सेंट्रल पार्ट है जिसको क्या कहते हैं? बॉडी। इसी के अंदर न्यूक्लियस भी है, साइटोप्लाज्म भी है और बाकी ऑर्गेनेल्स भी हैं। इसके अलावा इसके अंदर 2 फाइबर्स होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें डेंड्रॉइड्स कहते हैं। और ये जो बड़े होते हैं इनको क्या कहते हैं? एक्सॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सॉन। तो अगर फंक्शन होगा, डेंड्राइड जो है ना, वो मैसेज किसकी तरफ लेके आते हैं? सोमा की तरफ ले आते हैं, और एक्सॉन सोमा से मैसेज को लेकर अदर न्यूरॉन्स के पास जाता है या इफेक्टर के पास जाता है। ओके, तो अब ये देखिए, इसके ये देखिए, ये आपकी ये एक्सॉन है। कुछ ऐसे होते हैं उनके ऊपर माइलिन शीट नहीं होती। अब देखिए, इसके ऊपर माइलिन शीट मौजूद है, माइलिन शीट मौजूद है। और ये इसको क्या कर 4 काम करती है। इसको प्रोटेक्शन देती है, न्यूट्रिशन देती है और इंसुलेशन। क्या? प्रोटेक्शन, इंसुलेशन और
न्यूट्रिशन देते हैं। देखिए इसके अंदर ये शीवॉन सेल होते हैं और ये आगे इसके एक्सॉन टर्मिनल और एक्सॉन कोलैटरल मौजूद है। तो ये सारा न्यूरॉन्स का ये। तो अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नर्व सेल, क्लासिफिकेशन ऑफ नर्व सेल। तो बेटा ये फंक्शन के लिहाज से दो तरह की होती हैं। एक का नाम होता है मोटर न्यूरॉन्स। ये वो न्यूरॉन्स होते हैं जो नर्व इम्पल्स को, ठीक है ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से लेकर पेरिफेरीज की तरफ जाते हैं, इसलिए इनको इफरेंट न्यूरॉन्स भी बोलते हैं। देखें ना। और इसके अलावा है सेंसरी न्यूरॉन, इनका दूसरा नाम एफरेंट न्यूरॉन्स होते हैं और ये पेरिफेरी से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ जाते हैं। समझ आ गई। अगर ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड से मुख्तलिफ ऑर्गन में मैसेज हो जाएगा, वो किसके थ्रू जाएगा, मोटर नर्व के थ्रू जाएगा। और वापस अगर जो इनके पास जो मैसेज आएगा सेंसरी रिसेप्टर से, वो फ्रॉम द पेरिफेरीज टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उन्हें हम क्या कहते हैं, एफरेंट नर्व भी कहते हैं, सेंसरी नर्व भी कहते हैं। देखिए ये मेरी डेफिनेशन है, कैरीज नर्व इम्पल्स फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और ये अफेक्टर क्या हो सकते हैं, ग्लैंड्स हो सकते हैं या मसल्स होते हैं, ठीक है ना। तो ज़ाहिर है कि अगर आपके पाँव में कील चुभे तो आपकी दाएं हाथ पे चुभेगा तो दाएं पाँव ही वापस जाएगी ना। तो इसी तरह मैं जरा सरसरी से पढ़ा रहा हूँ कि आपके पास कुछ और टर्मिनोलॉजीज आएंगी। नर्वस सिस्टम में रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है ना। बेटा याद रखें कि हमारे जिस्म पे मुख्तलिफ़ किस्म के रिसेप्टर्स होते हैं जो सेंसिटिव होते हैं, जो स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं। कोई हीट से सेंसिटिव होते हैं, कोई लाइट से सेंसिटिव होते हैं और कोई प्रेशर से और कोई केमिकल से, जैसे कीमो रिसेप्टर, थर्मो रिसेप्टर, फोटो रिसेप्टर, ये सुना हुआ है ना। ये स्पेसिफिक होते हैं। तो बेसिकली होते क्या, ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये सेल्स ग्रुप ऑफ सेल होता है। जो जब भी इससे कोई ड्रग अटैच होती है, देखिए रिसेप्टर्स के साथ कौन सी ड्रग, ये एक ड्रग अटैच हो गई, ड्रग अटैच होती है तो ये एक मेजर एपर रिस्पांस पैदा करते हैं। क्या करते हैं, रिस्पांस पैदा करते हैं। बच्चे समझ आए ना। तो यानी कि ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनके ऊपर ड्रग आती है और अटैच होती है और उसके बाद हमारे पास बायोलॉजिकल रिस्पांस पैदा होता है। ये याद हो गया। अब देखो ये मैं कहता, देखो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है, इससे ड्रग बाइंड करती है और एक मेजरेबल रिस्पांस पैदा होती है, ठीक है। अब एक लफ्ज़ बार बार इस्तेमाल होता है, न्यूरोट्रांसमीटर। हम फर्स्ट ईयर में डिटेल से न्यूरोट्रांसमीटर को पढ़ चुके हैं। देखिए आपने ये पढ़ा था कि ये एक न्यूरॉन है, ये एक दूसरा न्यूरॉन है, ठीक है। इसमें वेसिकल्स होते हैं, वेसिकल्स में क्या होते हैं, केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। जब कोई स्टिमुलाई आता है तो ये वोल्टेज बढ़ जाती है और ये यहाँ आके रप्चर होके यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर साइनेप्सिस में आ जाते हैं। साइनेप्सिस के ऊपर पोस्ट साइनेप्टिक एंड पे रिसेप्टर होते हैं, ये अटैच होते हैं और अपना रिस्पांस पैदा करते हैं। या तो ये एक्साइटेटरी होगा या इनहिबिटरी होगा, हमने डिटेल्स में पढ़ा हुआ है। देखिए ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, केमिकल, क्या है, केमिकल्स हैं। अच्छा, और क्या, एक्ट एज ए मीडिएटर, एक्ट है और ट्रांसपोर्ट नर्व इम्पल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन। देखिए इस न्यूरॉन ने मैसेज अगले न्यूरॉन को देना था तो कैसे हुआ, इसने न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज़ किया, वो साइनेप्सिस यानी गैप में आए, गैप में आकर वो रिसेप्टर से लगे और अपना रिस्पांस पैदा किया। फिर और एंजाइम्स है उन्होंने इसको डिटैच कर दिया, या तो ये फिर मेटाबोलाइज हो गए या री अपटेक हो गए। टोटल 6 पॉइंट होते हैं जो हमने डिटेल में नहीं पढ़े। बहरहाल न्यूरोट्रांसमीटर क्या है बेटा, देखो ये केमिकल है और क्या बेटा, एक्ट एज ए मेडिएटर का काम करता है और ये क्या करता है, ट्रांसमिशन नर्व इम्पल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अदर न्यूरॉन। ये मैंने आपको न्यूरोट्रांस। अब देखिए कोई पूछे ना इसकी एग्जांपल क्या है, जैसे एसिटाइल कोलिन है, एड्रीनालिन, नॉरएड्रेनालिन है, ठीक है, समझ आ गया ना। और इसी तरह डोपा है, ठीक है, गाबा है, सेरोटोनिन है, ये सारे न्यूरो ट्रांसमीटर हैं। इनमें से कुछ एक्साइटेटरी होते हैं, कुछ जैसे ग्लूटामिक एसिड है, ये एक्साइटेटरी है। क्लियर हो गया। अच्छा अब देखिए फिर ये कम्युनिकेशन करते हैं, इनका काम क्या होता है, कम्युनिकेशन करना। किस चीज़ की कम्युनिकेशन करना, नर्व इम्पल्स की, बिटवीन द टू न्यूरॉन्स
एंड न्यूरॉन देन अफेक्टेड। ठीक है, अगर हम देखते हैं कि ये होते कैसे हैं, देखिए इनमें से कुछ होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर जो लोकल काम करते हैं, यानी कि जहाँ पैदा होते हैं और वही रिस्पांस दे देते हैं। जैसे हिस्टामीन है, अगर आपकी आँख में कोई मुक्का मारे तो स्वेलिंग हो जाएगी, ठीक है, तो उसी जगह होगी ना जहाँ पे अटैच हो, हिस्टामीन रिलीज होगा। तो लोकली ये एक्ट करते हैं, सर्कुलेशन में इंटर नहीं होते। क्लियर? अच्छा, फिर इसके बाद हार्मोन्स। क्या है? हार्मोन्स। हार्मोन्स भी बेसिकली सिक्रीट होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड की सिक्रीशन को हार्मोन्स कहते हैं। ठीक है, और ये भी क्या करते हैं, ये ब्लड में पहले जाते हैं, अपने स्पेसिफिक टारगेट के साथ अटैच होते हैं और जाकर वहाँ पर अपना एक पर्टिकुलर रिस्पांस पैदा करते हैं। ये मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन्स यही है कि हार्मोन्स पहले ब्लड में जाएंगे, ब्लड उनको टारगेट टिश्यू में लेके जाएंगे, वहाँ टारगेट पर पर्टिकुलर रिसेप्टर्स होंगे और वो रिसेप्टर को अटैच होंगे और रिस्पांस को पैदा कर देंगे। तो आज हमने देखो ये जनरल टर्मिनोलॉजीज पढ़ी कि मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन किसे कहते हैं, इफरेंट और एफरेंट न्यूरॉन्स में क्या फ़र्क होता है, और रिसेप्टर्स बेसिकली क्या होते हैं। यहाँ टाइप इसने नहीं लिखी, लेकिन मैंने टाइप्स आपको बताई हैं, जैसे कीमो रिसेप्टर, थर्मो रिसेप्टर, फोटो रिसेप्टर। ठीक है ना, तो वो क्या होता है, ये उस रिसेप्टर्स के साथ ड्रग बाइंड होती है और ये अपना पर्टिकुलर रिस्पांस को पैदा करती है। फिर एक होता है न्यूरो ट्रांसमीटर। अब देखो ट्रिलियन ऑफ सेल हैं हमारे ऑर्गन्स हैं, तो ये मैसेज एक से दूसरे तीसरे तक जाके ना, तो उसे एक न्यूरो ट्रांसमीटर ये रोल प्ले करते हैं। तो रीनल ट्रांसपोर्ट का जो मेन मकसद क्या होता है, ये होता है अपना कम्युनिकेशन बिटवीन द न्यूरॉन एंड लेफ्ट। ये करता क्या है, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स करता है फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अदर न्यूरॉन। ठीक है ना, ये केमिकल है, एक्ट एज ए मीडिएटर, ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम अदर। तो ये सारी टर्मिनोलॉजी याद रखिए कि जी हमने ये जिक्र किया है कि एनाटॉमी ऑफ द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम हम पढ़ रहे हैं। तो हमें पता है कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में सिर्फ नर्व्स होती हैं। ठीक है ना, 12 पेयर निकलते हैं डायरेक्ट ब्रेन से, स्पाइन और 31 पेयर निकलते हैं स्पाइनल कॉर्ड से। देखिए जी, अब नर्व ऐसे, अब देखिए 3 टर्मिनोलॉजी है इसमें होंगे तो नर्व। एक होगा इफरेंट न्यूरॉन्स। इफरेंट न्यूरॉन्स कौन से होते हैं, जो सेंटर से लेके पेरिफेरी की तरफ जाते हैं। ठीक है ना बेटा, और मोर और ये ठीक है, क्लियर हो गया। इफरेंट और एफरेंट कौन से होते हैं, जो पेरिफेरी से सेंटर की तरफ लेके जाते हैं। जब हम ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की बात करेंगे ना, तो वो देखिए ये नर्व्स निकल रही हैं किससे, डायरेक्ट ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से। जब ये बाहर जाती हैं तो ये एक नहीं होती, इसने जाना कहाँ पे, अफेक्टर क्या है, ये मसल है। ठीक है, ग्लैंड्स है, तो यहाँ तक जाना है, यहाँ तक जाना। ये डायरेक्ट भी तो जा सकते थे, ऐसे ये स्पाइनल कॉर्ड में से डायरेक्ट भी तो जा सकते थे, लेकिन डायरेक्ट ये नहीं जाते क्योंकि डायरेक्ट इसके ना रिले सेंटर होता है, 2 न्यूरॉन पे मुश्तमिल होता है। ठीक है ना, अब इसके अंदर ये फासला बना, साइनेप्स बनना। अगर ब्रेन के अंदर ये 2 के दरमियान फासला हो तो हम उसे क्या बोलते हैं, साइनेप्सिस। और लेकिन इस जगह पर जो हम बोलते हैं ना, जो आउटसाइड द, एक लफ्ज़ याद रखने कि आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो गैप पाया जाता है ना, उसको हम बोलते हैं अपना गैंग्लिया। क्या कहते हैं? अब निकल कहाँ रहा है, स्पाइनल कॉर्ड से निकल कहाँ था, ब्रेन से रहा है, और जा कहाँ रहा है, इफेक्टर की तरफ जा रहा है। कहाँ जा रहा है, इफेक्टर। तो रास्ते में ये रिले फैक्टर है, रास्ते में ये क्या है, रिले। अब इस रिले फैक्टर से यानी कि जहाँ आपने आर्जी पड़ाव करना है, ठीक है, अब देखिए इस गैप के इधर वाला जो हिस्सा होगा, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, प्री गैंग्लियनिक नर्व फाइबर, और इसे उधर वाले में कैसे, और ठीक है। अब ये प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन्स भी कहलाते हैं, ये पोस्ट न्यूरॉन। ठीक है, क्लियर हो गया ना, ये नहीं समझ आई? अच्छा फिर देखिए ये क्या है, गैंग्लिया। ये क्या है, गैंग्लिया। अब देखिए इसके और इसके दरमियान जो फाइबर होगा इसे क्या कहेंगे, प्री गैंग्लियनिक, और इसके क्या कहेंगे, पोस्ट गैंग्लियनिक। याद हो गया ना, देखिए प्री गैंग्लियनिक, पोस्ट गैंग्लियनिक, नर्व फाइबर। देखिए और ये क्या है, ये देखिए ये है, हाँ, प्री गैंग्लियनिक, वही मैंने बताया, प्री गैंग्लियनिक, पोस्ट गैंग्लियनिक और रिले फैक्टर। और इसी तरह
एफरेंट नर्व कौन सी होती है? वो नर्व होती हैं जो हमारे पेरिफेरल रिसेप्टर से लेके ब्रेन स्पाइनल कार्ड की तरफ डायरेक्ट जाती है। तो ये याद हो गया बेटा? अच्छा, फिर इसके बाद है अब एनाटॉमी। अब देखो, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। अब इनमें भी दायरा के प्री साइनेप्टिक एंड होगा, पोस्ट साइनेप्टिक एंड भी होगा, दोनों में होगा कि नहीं होगा? लेकिन हमें तो पता है दोनों के काम मुख्तलिफ हैं, तो फिर रिसेप्टर में भी कोई ना कोई फ़र्क होगा। ये देखिए, ये आपका पूरा ये है, यानी कि ये ब्रेन है, और ये जहाँ से ना पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की डेफिनेशन यही है कि 12 पेयर जो थे वो क्रेनियल नर्व और 31 पेयर कहाँ से निकलती है? स्पाइनल कार्ड से, ठीक है ना? तो ये मिलके सारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बना देती है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बना देती है, ठीक है ना? तो अब हम बात कर रहे थे अब देखें, अब एनाटॉमी पढ़ रहे हैं ना। अब हमने कहा कि ये दो किस्म के होते हैं, एक होता है सिंपैथेटिक और एक होता है, और ये सारी नर्व पे मुश्तमिल होता है। तो याद रखना, जो ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होगा, ये देखिए थोरेसिक रीजन है और लंबर रीजन, याद है ना, T1 to T12 है, और लंबर रीजन। तो ये यहाँ से जो भी नर्व निकल रही होंगी ना, तो उसको किसको कंट्रोल कर रही होंगी? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को। अगर यहाँ ठीक है, क्लियर हो गया? ये नहीं समझ आई? तो ये जो न्यूरॉन्स होते हैं, ये कहाँ पर पाए जाते हैं? हाँ, किसमें? रीजन में। कौन सा? थोरेसिक रीजन और लंबर रीजन। अब बाकी दो रीजन देखिए, ये रह गया सर्विकल रीजन और सैक्रम। तो जो ये जो निकलता है ना, उसको हम पैरासिम्पैथेटिक कहते हैं। देखिए, जो ये न्यूरॉन ओरिजिनेट फ्रॉम द थोरेसिक एंड लंबर रीजन, और इस जगह पे क्या है? दे अराइज फ्रॉम द क्रेनियल नर्व ऊपर से और सैक्रम के इधर से भी और सैक्रम से भी, और इस दो दरमियान वाले कौन करते हैं? सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स होते हैं। आप देखिए, अब इसका भी प्री गैंग्लियनिक होगा, इसका भी प्री गैंग्लियनिक होगा। तो सवाल पैदा होता है कि सिंपैथेटिक सिस्टम का प्री गैंग्लियनिक एंड और पैरासिम्पैथेटिक दोनों का एक जैसा होगा, मुख्तलिफ होगा है? तो आपने याद रखना है कि जो सिंपैथेटिक सिस्टम होता है ना, उसमें प्री गैंग्लियन नर्व फाइबर क्या होता है? स्मॉल होता है, और पोस्ट क्या होता है? बड़ा होता है। इसी तरह आपने पैरासिम्पैथेटिक में भी देखना होगा, तो वो जो प्री गैंग्लियनिक नर्व फाइबर होता है वो लार्ज होता है, और पोस्ट गैंग्लियनिक नर्व सर्कल क्या होता है? वो स्मॉल होता है। वो क्या होता है? वो स्मॉल होता है। देखिए, ये हमने बड़े आसान तरीके से बताया। ये 3 दफ़ा आपके बोर्ड के पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आ चुका है। ओके, अच्छा जी, हमने एनाटॉमी ऑफ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक यानी कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की पढ़ ली है, ठीक है? हम कुछ कंपैरिजन देंगे कि आपके पास जब सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है तो हमारे कंट्रोल में गो के नहीं है, लेकिन हमारे जिस्म में क्या असरात होते हैं, मुख्तलिफ आर्गन में क्या एक्शन होता है। लेकिन इसके मुकाबले में जब पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है तो फिर क्या होता है? ये एक चीज़ याद रखिएगा, दोनों के अपोजिट इफेक्ट हैं, दोनों में बैलेंस होना ज़रूरी है। ओके, बहरहाल अगर, लेकिन देखिए हम हर वक्त तो बैलेंस नहीं रहते। देखिए, अगर कोई हमारे घर चोर आ जाए, या कोई हमारे पीछे कुत्ता भाग जाए, या शेर आ जाए, तो व्हाट यू विल फील? आप क्या सोचेंगे? आप यही सोचेंगे ना कि आप भागना शुरू कर देंगे। उस वक्त फ़ौरन आपके दिल की धड़कन तेज़ हो जाएगी। ओके, उस वक्त आपकी सांस फूल जाएगी। देखिए, उस वक्त आपकी आंख जो है ना, उसके जो प्यूपल का साइज है वो बड़ा हो जाएगा। प्यूपल का साइज जो है वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है? मसल आपके इरेक्टेड हो जाएंगे, और आपका जो टंग होगी वो क्या हो जाएगी? वो खुश्क हो जाएगी, मुंह खुश्क हो जाएगा ना, और GIT की मूवमेंट भी कम हो जाएगी, डाइजेशन का सारा अमल ख़त्म हो जाएगा। आपके ना कोई सलाइवा पास बनेगा, ना स्टमक में गैस्ट्रिक जूस बनेगा, ना इंटेस्टाइन की मोटिलिटी होगी, ठीक है? वो सौदा बिल्कुल एक स्लो डाउन हो जाएगा। इसे कहते हैं फाइट एंड फ्लाइट, ठीक है? इसका दूसरा नाम क्या है? सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन जब आप घर पहुंच जाते हो, अपनी वालदा के पास कहोगे, वो रिलैक्स दरवाज़ा बंद कर देंगे,
और आपको यकीन हो जाएगा आप कुत्ता नहीं आ रहा, तो आपका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम आप एक्टिव हो जाएगा। उससे क्या होगा, आपके दिल की धड़कन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, आपकी रेस्पिरेशन का रेट कम हो जाएगा, आपके प्यूपल का साइज अब कम हो जाएगा, आपका जीआईटी ट्रैक अब आपका खाने का मन भी करेगा, आपके लैक्रिमेशन, आपकी आंखों में आंसू आना शुरू हो जाएंगे, चाहे वो खौफ के होंगे या बच जाने की खुशी में होंगे, ठीक है ना। तो इसी तरह जो जीआईटी की मोटिलिटी है वो दोबारा बहाल हो जाएगी, दोबारा बहाल हो जाएगी। ओके, तो इसे कहते हैं रेस्ट एंड डाइजेस्ट। अगर मेल फीमेल को जेनेटिक ऑर्गन है जो उसके अदाए मखसूस है उनकी तरफ देखेंगे तो आप देखिएगा जब सिंपैथेटिक सिस्टम होता है एजक्यूलेशन का अमल तेज हो जाता है, और जब पैरासिम्पैथेटिक होता है तो इरेक्शन का अमल तेज हो जाता है। ओके, तो ये, और इसी तरह जब फीमेल के में देखते हैं तो जब सिंपैथेटिक सिस्टम है तो उस वक्त जो आपका जो उसका यूट्रस होता है वो रिलैक्स हो जाता है। वो क्या हो जाता है, अब आपके सामने ये सिचुएशन होगी तो आपको सिंपैथेटिक सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम दोनों में कंपैरिजन करना बड़ा आसान हो जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है सिंपैथेटिक सिस्टम, यहाँ पे क्या लिखा है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। देखिए यहाँ पहले आई लिखा है तो मैंने क्या कहा, यहाँ पे आई का साइज क्या हो जाएगा, डायलेट हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, और यहाँ पर कम हो जाएगा। तो वो आइरिस का साइज कम क्यों होता है, प्यूपल का साइज कम क्यों होता है, तो इसमें जो रेडियल मसल होते हैं ना वो कंट्रैक्ट होते हैं, क्या होते हैं, हाँ, और जो दूसरे मसल हैं वो रिलैक्स होते हैं, सिलरी मसल रिलैक्स होते हैं, ठीक है ना। आई में दो तरह के मसल होते हैं, एक सिलरी मसल, एक रॉड मसल। जब रॉड मसल कंट्रैक्ट करते हैं तो प्यूपल का साइज बढ़ जाता है। इस अमल को हम कहते हैं मीड्रियोसिस। क्या कहते हैं, मीड्रियोसिस। अब इसके अगेंस्ट बिल्कुल उलट होगा कि प्यूपल का साइज क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब सिलरी मसल कंट्रैक्ट करेंगे, रिलैक्स नहीं करेंगे, क्या करेंगे, रिलैक्स करेंगे, और जो प्यूपल का साइज होगा वो छोटा हो जाएगा। क्लियर हो गया। इसके अलावा देखिए हार्ट, देखिए हार्ट रेट बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा, और इसके अगेंस्ट हार्ट रेट यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और कंट्रैक्शन भी कम हो जाएगा। इसी तरह जब ब्रोंकियोल्स हैं यहाँ पे डायलीट होंगे तो हम तेज़ी से सांस लेना शुरू कर देंगे, और यहाँ पे ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी, सिक्रेशन पैदा हो जाएगी, ठीक है ना। तो वो ये अगर ये, और जीआईटी ट्रैक देखिए हमने क्या कहा था, ये स्लो डाउन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इनकी सिक्रेशन ख़त्म हो जाएगी, इनकी मूवमेंट ख़त्म हो जाएगी। देखिए कंट्रैक्शन ऑफ द स्विस्टर होता है, डिक्रीज इन द मसल मोटिलिटी एंड टोन, और उसका प्रेशर ख़त्म हो जाता है, जबकि पैरासिम्पैथेटिक इंक्रीज द मसल मोटिलिटी एंड टोन, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन की मूवमेंट बढ़ जाएगी और डाइजेशन का अमल भी तेज़ हो जाएगा। अब देखिए ये जेनिटिला जो है ये देखिए ऑर्गन है, स्टिमुलेट एजक्यूलेशन है, और यहाँ पर ये क्या करता है, स्टिमुलेट इरेक्शन करता है। इसके अलावा जब फीमेल में देखिए ये यूट्रस को क्या करेगा, देखिए यूट्रस इस एरिया में जितने भी स्मूथ मसल है उनको रिलैक्स कर देगा, तो देखिए इसको रिलैक्स करना है, ठीक है ना। अच्छा, अब ये क्या है, सिलावरी ग्लैंड। तो अब जब सिंपैथेटिक सिस्टम में सामने शेयर करा होगा तो मुंह तो खुश्क हो जाएगा ना, क्यों हुआ, क्योंकि सिलावरी ग्लैंड ने काम करना छोड़ दिया था। जब आप रेस्ट और डाइजेस्ट में होंगे तो आप कोई भी अच्छी चीज़ देखेंगे, अच्छा खाना देखेंगे तो आपके मुंह में पानी आ जाएगा। तो इसलिए कहते हैं कि ये लार्ज वाटरी सिक्रीशन, यहाँ पे थिक सिक्रीशन होती है। एड्रीनल ग्लैंड देखिए आपके पास किडनी है, किडनी के ऊपर क्या होता है, एक एड्रीनल ग्लैंड होता है, इसके दो पार्ट्स होते हैं, दरमियान वाले को क्या कहते हैं, एड्रीनल मेडुला, और ऊपर कहते हैं एड्रीनल कार्टेज। तो यहाँ पे एड्रीनल मेडुला जो एड्रेनालिन, नॉरएड्रेनालिन, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन को सिक्रेशन को बढ़ा देता है, और इसके मुकाबले में ये बिल्कुल उलट होगा, तो यहाँ पे इसका कोई ये रोल नहीं होगा। लैक्रिमेशन देखिए जब सिंपैथेटिक सामने शेयर होगा आपको तो रोने का टाइम नहीं होगा ना, तो लैक्रिमेशन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। जबकि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में आपका जो है टेयरिंग का अमल है, लैक्रिमेशन का अमल होती रहेगा। तो इट इज़ ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने सारा
जनरल नॉलेज पढ़ा है। देखिए इसमें 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है कि क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम, ठीक है, उसको ब्रीफली आपने नर्वस को कंपेयर करना है। ओके, फिर उसके कुछ टर्मिनोलॉजी की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, जैसे रिसेप्टर्स है, न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, अफेक्टर्स हैं, ठीक है, इनके मतलब आना चाहिए। फिर उसने ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को एक्सप्लेन किया। फिर उसने सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक या ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की अनाटोमी को डिफाइन करें, ठीक है। तो मैंने एनाटॉमी को आपको डिफाइन किया था। तो उसमें 2 लफ्ज बार बार आ रहे थे, एक गैंग्लिया, प्री गैंग्लियन, एक नर्व फाइबर, पोस्ट गैंग्लियन। ये ओरिजिनेट कहाँ से होते हैं? पैरासिम्पैथेटिक तो देखिए किससे, थोरैसिक से और लंबर से होता है, और जबकि वो दूसरा जो है वो कहाँ से हो रहा है जी, आपके क्रेनियल से और सैक्रल से, ठीक है, यहाँ से ओरिजिनेट हो रहे होते हैं। क्लियर हो गया ना? तो ये तो एनाटॉमी। फिर मैंने बताया कि व्हाट इज़ द कंपैरिजन ऑफ द फैक्ट ऑफ द पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक सिस्टम, ठीक है ना? क्लियर हो गया? तो इट इज़ ऑल अबाउट